हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एकलव्य गुरुकुल में। और आज हम देखने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 3। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे कूलाम के नियम के बारे में। तो फर्स्ट हम ये जानते हैं कि दो आवेश जो कि एक दूसरे से यदि स्मॉल r डिस्टेंस पे दूरी पर रखे गए हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स काम करता है। तो ये फोर्स कैसा होता है, यहाँ पे हम डिपेंड करता है कि चार्ज कैसे है। तो ये आवेश हमने कहा कि ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। तो जब दोनों चार्ज प्लस हैं तो उनके बीच कौन सा बल काम करता है? प्रतिकर्षण बल। तो इस पर हमने कहा कि ये फर्स्ट वाला चार्ज है, तो इस पर लगने वाला बल एक फोर्स ऑन वन, लगने वाला फोर्स एक पर, किसकी वजह से? दूसरी की वजह से। तो F12 और इसके ऊपर हमने बताया एरो जो कि वेक्टर है। फिर इधर हमने कहा कि इस पे लग रहा है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, मतलब दूसरे वाले चार्ज पे लगने वाला बल किसकी वजह से? पहले की वजह से। क्योंकि दोनों प्रतिकर्षण बल लगाते हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये वाला चार्ज, ये वाला आवेश इसको इधर धक्का देता है और ये वाला आवेश इस चार्ज को इधर धक्का देता है। तो इसको देखते हुए कूलाम ने अपना एक नियम दिया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले इतना जरूर हम पहले समझ लेंगे कि ये जो दोनों फोर्स है वो दोनों का परिमाण अर्थात मॉड क्या होता है? बराबर होता है। इसको हमने कहा कि ये F के बराबर होता है। लेकिन यदि यही वेक्टर फॉर्म में यदि हम लिखना चाहें तो ये निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसलिए यहाँ पे ये दोनों परिमाण में तो बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन में अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे वेक्टर में क्या आ जाएगा? माइनस। तो कूलाम ने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से तीन चीज़ें बताई। फर्स्ट उन्होंने बताया कि जो ये लगने वाला फोर्स है ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। सेकेंड उन्होंने बताया कि F समानुपाती 1/r², F समानुपाती 1/r²। और थर्ड में बताया कि दोनों सेंटर, ये जो सेंटर है इसका सेंटर और इसका सेंटर, सेंटर से सेंटर में मिलाने वाली जो लाइन है अर्थात इसको हम केंद्रीय रेखा बोलते हैं। कौन सा रेखा? केंद्रीय रेखा। तो केंद्रीय रेखा के अनुदिश यह बल कार्य करता है। यह केंद्रीय रेखा के अनुदिश यह बल कार्य करता है। ये रेखा के अनुदिश ही, मतलब क्या हुआ इसका कि ये बल या एकदम केंद्रीय रेखा के अनुदिश ही कार्य करेगा, अर्थात इधर ही होगा। ये इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, और नहीं ये वाला फोर्स कहीं इधर और इधर हो जाए। ये जब भी होंगे तो क्या होंगे? इस केंद्रीय रेखा के अनुदिश ही होंगे। अब इस ऑब्जर्वेशन से कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आते हैं, वो देख लेते हैं क्या होता है। क्योंकि F समानुपाती Q1 Q2 है, F समानुपाती 1/r² है, इसलिए हम लिख सकते हैं F समानुपाती Q1 Q2 बटा में r²। समानुपाती का साइन हटता है, बराबर आएगा F बराबर Q1 Q2 बटा में r²। ये आपका एक फार्मूला निकल के आ जाता है। दो आवेशों के बीच में जो वैद्युत बल कार्य करता है वो कितना होता है? Q1 Q2 बटा में r²। जहाँ पे हम कहते हैं कि K का मान 9 × 10⁹ मात्रक यहाँ से निकालेंगे तो F का मात्रक होता है न्यूटन, r² इधर आएगा तो मीटर स्क्वायर, अपान ये नीचे आ जाएगा तो कूलाम स्क्वायर। K को हम दो मानों में और लिख सकते हैं, 1/4πε या K = 1/4πε0। ये कब हम यूज़ करते हैं? जब कोई माध्यम होता है, आवेशों के बीच में कोई ना कोई माध्यम हो, या इसको हम कब यूज़ करते हैं? जब निर्वात हो। क्या हो? निर्वात हो या वायु हो, हवा हो। तो जब दोनों आवेशों के बीच में माध्यम कोई आ जाए तब हम लिखेंगे 1/4πε।
और ये k का मान इस पर निर्वात और y, ये भी जो 9 × 10⁹ है किसके लिए है, हवा के लिए है, एयर के लिए है। तो इसमें f का मान हमें ये डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे अब ये सब बात तो समझ रहे हैं कि प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण बल होगा, प्लस माइनस होगा तो आकर्षण बल होगा, लेकिन जो भी बल होंगे वो कितना होगा, F बराबर k q1 q2 बटा में r² के बराबर ही होगा। अब हम अगले टॉपिक में चलते हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहेंगे। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कि ये जो कूलाम का नियम है इसकी कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं। तो सीमाएं हम देख लेते हैं क्या क्या सीमाएं हो सकती हैं। हम इसके लिमिट के बारे में पढ़ते हैं, सीमाएं। तो फर्स्ट सीमा क्या होता है, कूलाम के नियम का फर्स्ट सीमा ये लिमिट है, ये जो दोनों आवेश हैं ये बिंदु आवेश होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए। यदि दोनों आवेश बिंदु आवेश रहेंगे तभी जाके ये कूलाम का नियम वैलिड है। दूसरा हम कहते हैं कि ये दोनों के बीच ये जो दूरी है, दूरी 10⁻⁻15 से ये r का मान 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम नहीं होना चाहिए, r का मान जो है 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा हम कहते हैं कि दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। ठीक है, दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए। ये भी कह सकते हैं कि एक आवेश स्थिर हो और एक आवेश गति में हो तभी भी ये नियम वैलिड है। ठीक है, तो ये हो गए सीमा। तो कूलाम का नियम आप समझ गए, कूलाम का सीमा आप समझ गए। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि ये जो लग रहा है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या संबंध होता है और उसकी क्या समानताएं और विभिन्नताएं होती हैं। तो हम हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे Fe तथा Fg की तुलना करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे इसमें समानताएं। तो फर्स्ट समानता क्या है, फर्स्ट समानता दोनों में क्या है, पहले तो ये बात आप समझिए कि दो आवेशों के बीच में एक बल लगेगा। कौन सा बल होगा, Fe। कौन सा बल, Fe कितना होता है, k q1 q2 बटा में r²। और यदि यही मैं कहूँ कि ये दोनों आवेश का द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2 है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करेगा। तो वो कितना होगा, Gm1 m2 बटा में r²। दोनों फोर्स काम करते हैं। तो यहाँ पे समानताएं देखा जाए तो दोनों के फार्मूले में 1/r², यहाँ भी 1/r², यहाँ भी 1/r², अर्थात दोनों Fe तथा Fg दोनों वर्ग प्रतिलोम के नियम का पालन करते हैं। कौन सा नियम, वर्ग प्रतिलोम के नियम का पालन करते हैं। वर्ग प्रतिलोम का नियम, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इस इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ये फॉलो करते हैं। दूसरा यदि हम समानता देखें तो दूसरा इसमें समानता क्या है कि दोनों छोटे पार्टिकल के लिए कार्य करते हैं। और Fg तो भाई बड़े बड़े पार्टिकल के लिए भी कार्य करते हैं, ग्रहों के बीच में भी कार्य करते हैं, अलग अलग द्रव्यमानों के बीच में भी कार्य करते हैं। अब इसमें हम विभिन्नताओं के बारे में बात कर लेते हैं। विभिन्नताएं फर्स्ट विभिन्नता ये है कि Fe में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होता है, और Fg में केवल आकर्षण होता है।
Fg में केवल आकर्षण होता है। ये बात समझ में आ रहा होगा आपको। Fe में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, इसमें यदि प्लस और प्लस है तो प्रतिकर्षण, माइनस माइनस है तो प्रतिकर्षण, प्लस माइनस है तो आकर्षण। लेकिन हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो पिंड आपस में क्या करते हैं, अब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बीच में ये हमारा समानताएं, विभिन्नताएं हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमें बात करनी है। अब इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन हम देख लेते हैं, थोड़ा ये निकालते हैं। यदि हम कहें कि ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, इसको थोड़ा सा हम ये कहें कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों जगह इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, तो Fe कितना हो जाएगा, K E इंटू ई, इस फार्मूले से K Q1 Q2, तो E इंटू ई बटा में R स्क्वायर। और वहीं पे Fg यदि हम निकाल दें तो कैपिटल G M1 इंटू M1, इसका M, इसका भी मैंने कहा कि M द्रव्यमान है तो इसका भी M द्रव्यमान है, तो ये हो जाएगा M गुणे M बटा में R स्क्वायर। इस समय हमें ये देखने को मिलता है कि Fe बटा में Fg यदि हम निकालें तो ये क्या हो जाता है, Fe बटा में Fg निकालें तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा K E स्क्वायर बटा में G M स्क्वायर, K E स्क्वायर बटा में G M स्क्वायर। तो यहाँ से मान हम रख सकते हैं K E का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 का घात माइनस 19 कूलाम, स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा में G का मान 6.67 गुणे 10 का घात माइनस 19, और M स्क्वायर, M का मान कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यहाँ से हमें ये मिलता है कि Fe अपान में Fg लगभग बराबर होता है 10 टू द पावर 43 के। तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशन, मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। यहाँ से आप देख सकते हो कि Fe जो है 10 का 43 घात के लगभग बराबर होता है, बहुत बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है आपको ऑलरेडी मालूम है, इसलिए बड़ा होता है क्योंकि K का मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और G का मान होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो अब दोनों के बीच में रिलेशन आप देख सकते हो, जब ये खुद ही छोटा है तो ये वैल्यू छोटा आएगा, ये K का मान बहुत बड़ा है इसलिए Fe का भी मान बहुत बड़ा आएगा। तो इसलिए Fe का मान Fg से क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो आज के लेक्चर में हमने पूरा कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलाम का वेक्टर फॉर्म अर्थात सदिश स्वरूप। धन्यवाद।